नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज राज्यसभा में देश में बढ़ते कृषि संकट पर जमकर बहस हुई। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने पक्ष रखा अपना कि क्यों आखिर एक कृषि प्रधान देश में किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हैं। भारत में लगभग 70% ग्रामीण आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन 2011-12 के अगर आंकड़े हम देखें तो जीडीपी जो है देश की, उसमें खेती का हिस्सा सिर्फ 13.4% है। पिछले 3 दशकों में ऐसी कौन सी वजह रही हैं जिससे खेती की और किसानों की ये हालत हुई है? कैसे इन हालात को सुधारा जा सकता है और क्या इन हालात को सुधारा भी जा सकता है? और मोदी सरकार की कृषि को लेकर क्या सोच है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट के दौरान अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ हुकुमदेव नारायण यादव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा से बीजेपी के, और साथ ही इनका एक और परिचय ये है कि ये पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एग्रीकल्चर, उसके चेयरमैन हैं। दूसरे खास मेहमान हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर प्रवीण झा, जो कि प्रोफेसर भी हैं जेएनयू में। तीसरे खास मेहमान मेरे साथ डॉक्टर अश्वीर सिंह हैं, जो कि जाने माने किसान नेता हैं, और मेरे सहयोगी अरविंद कुमार सिंह भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। असिस्टेंट एडिटर हैं वो राज्यसभा टेलीविजन में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हुकुमदेव नारायण जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। काफ़ी अच्छी बहस रही आज और अलग अलग पहलू भी जानने को मिले। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सरकार की सोच अगर देखें तो आपको क्या नज़र आती है? खासकर ये नई सरकार जो है वो पिछली सरकार के मुकाबले क्या अलग सोच रही है कृषि पर? देखिए, एक तो किसान को सबसे पहले चाहिए खेत में पानी। तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि सिंचाई योजना का, एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यक्रम की घोषणा की है, उस घोषणा के चलते सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होने से किसान को लाभ मिलेगा, क्योंकि आज भी लगभग 40-42% ज़मीन है जिस पर हम सिंचाई कर पाते हैं, बाकी सब भगवान के भरोसे है। तो उससे भगवान के भरोसे नहीं, जो हम कहते हैं मैकेनाइज्ड साइंटिफिक एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर, जिसको साइंटिफिक मैकेनाइज्ड का मतलब है जब पानी किसान के मुट्ठी में हो, जब फसल को प्यास लगे तो जितना प्यास हो उतनी ही पानी दे, और जब फसल को पानी की आवश्यकता न हो तो पानी न दे। अभी बाढ़ आती है तो डूब जाते हैं, जब वर्षा नहीं होती है सूख जाते हैं। उसमें दूसरा, आज की जो कृषि है वो कृषि परंपरागत कृषि नहीं है, आज कृषि का व्यवसायीकरण है। लोग खेती करते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, खाद देते हैं, बीज देते हैं, अच्छे सब में पैसा लगाते हैं। और अगर एक बार किसान की खेती चली जाती है तो इसका मतलब है कि उसका असर 3 साल के लिए पड़ता है, क्योंकि एक फसल को बेचता है तो दूसरी फसल के लिए पूंजी जुटाता है। तो एक फसल के जाने का मतलब वो 3 साल 3 फसल के लिए टूट जाता है। तो ये है। दूसरे तरफ ये है कि आज तक जो बजट का जो प्रावधान होते रहा, जो आपने छेड़ा है, हिंदुस्तान के अंदर में जो 1951 के जनगणना के मुताबिक 71.09% किसान थे, तो 2011 में 45.01 रह गए। बिल्कुल। और जो खेतिहर मजदूर 28.01% थे, वो बढ़ के 54.09% हो गए। और ये बातें पार्लियामेंट में सामने भी आई है, राज्यसभा में सब बातें सामने। तो किसान जो है वो 26.08% कम हुआ, ठीक खेतिहर मजदूर 26.08% बढ़ गया। इसका मतलब किसान खेतिहर मजदूर बन गया। बिल्कुल। लेकिन हुकुमदेव नारायण जी, ये बातें तो अच्छी लग रही हैं सुनने में कि काफ़ी रिसर्च आपने की है और आपकी सरकार इस पर ध्यान दे रही है, लेकिन बहुत सारे अभी फिलहाल किसान भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। किसान नेता हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बदलाव का वादा करके ये सरकार आई है, आप उस सरकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं और इत्तेफाक से आप जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं। क्या ऐसी मोटी मोटी बातें आप हमें बताएंगे संक्षेप में जो पिछली सरकार गलती करती रही, जिसका खमियाजा देश को भुगत रहा है, और नई सरकार जो है वो ऐसा नहीं करेगी या बदलाव लाएगी या बेहतर कार्यक्रम लाएगी? जैसे अभी आपने एक बात कही सिंचाई को लेकर, इसके अलावा क्या होगा? देखिए, जो बदलाव लाने का काम है, सरकार की नीति की घोषणा हो जाएगी, लेकिन इसको अमल में आते समय 2 साल 3 साल लगेगा। ये नहीं है कि घोषणा कर दे या तुरंत जमीन पर आ जाए। और कृषि के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है, मौलिक सुधार, जिसको ये सरकार करना चाहती है। अब आपको एक छोटी सी बात हम कहेंगे, यहाँ एक प्रोफेसर विद्वान और शास्त्री बैठे हुए हैं।
जब आप बोलिए कि किसान हिंदुस्तान के अंदर में जो आज के तारीख में अगर 45.01% किसान है और 54.09% खेतिहर मजदूर है, ये सब खेती से जुड़े हुए हैं, तो इनकी इतनी संख्या, लेकिन 11वीं योजना में बजट में कि कृषि सहकारिता अनुसंधान पशुपालन मत्स्य पालन मिला के 11वीं पंचवर्षीय योजना में टोटल बजट का 2.85% दिया गया और 12वीं योजना में 3.38% दिया जा रहा है। तो सहज नियम है। चौधरी चरण सिंह जब वित्त मंत्री बने थे तो उन्होंने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में बजट के हिस्सा को 40% तक बढ़ाया था, जो 60% ले जाना था, उनकी दृष्टि थी जी। तो जब तक कृषि के अनुसंधान पर और कृषि सहकारिता पर, मत्स्य पालन पशुपालन पर जब तक योजना की राशि में वृद्धि नहीं होगी। चलिए, ये सब समझ आपके अंदर है और आपकी सरकार उम्मीद कर रहे हैं कि इस समझ का इस्तेमाल करेगी और जो है योजनाएं सामने लेकर आएगी। डॉक्टर प्रवीण झा, कई महत्वपूर्ण जो वजहें हैं कृषि की इस स्थिति तक आने की, उसमें तो पहली वजह ये भी बताई जा रही है कि जो इम्पोर्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसमें जितना लिबरल रवैया अख्तियार किया गया या इम्पोर्ट ड्यूटी को लगातार घटाया गया, जिन खास प्रोडक्ट्स पर उनके दाम लगातार घटे। इसके अलावा लगातार हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया या इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसमें जो लगातार जो सब्सिडीज हैं उनमें जो कटबैक हुआ है, इस सरकार का खासकर आपको विजन क्या नज़र आता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सामने रखना चाहते हैं? देखिए, जो संकट है उसके कई सारे कारण हैं और कई कारण जो हैं वो हुकुमदेव नारायण जी ने बहुत बढ़िया से बताया। मूल बात यह है कि कृषि के प्रति जो एटीट्यूड रहा पिछले तकरीबन 25 एक वर्षों में, और उसमें हर सरकार शामिल रही है। NDA 1 भी था, अभी NDA 2 है, ये UPA का 2 दौर हमने देखा, और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी फिर वो एक मिलीजुली सरकार रही। मिला जुला कि ये पूरा पीरियड जो रहा है उसको अगर आप देखें तो एक कृषि के प्रति जो एक उदासीनता है वो काफ़ी स्पष्ट ढंग से उभर के आई, और नीतियाँ मसलन जो इनपुट साइड में जो भी प्रोविजंस होने चाहिए थे उसमें काफ़ी कमजोरी आई, जो रूरल डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर था उसमें काफ़ी गिरावट आई, जो क्रेडिट का फ्लो था वो 91 से लेकर 2003-04 तक उसमें काफ़ी गिरावट आई। तो मसलन जो भी बैकवर्ड लिंकेजेस हो सकते हैं कृषि के लिए वो काफ़ी कमज़ोर हुए। उसके साथ साथ जैसे हमने ओपन किया कृषि को, अब जैसे WTO के इसमें हम पढ़े तो अब 2001 से ही जो है कई चीज़ें उसका व्यापार जो था वो काफ़ी आसान कर दिया गया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ घटाई गई। जो हम 2003 में करना था हमने 2001 में ही कर दिया था। तो आउटपुट के साइड में आप देखेंगे कि 1997 से लेके 2002-03 तक एक ज़बरदस्त गिरावट आई, जो पूरा वैश्विक जो कृषि व्यवस्था थी उसमें अगर आउटपुट प्राइसेस आप देखते हैं सब में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई। तो एक तरफ तो कीमतें कस के बढ़ी, जो इनपुट्स थे, आउटपुट जो है वो क्रैश कर गया। तो जिसको आप कहते हैं ना वो चिमटे से जो नाक पकड़ने वाली बात हो गई कृषक की, कि दोनों तरफ से कृषि जो है उस एक गहरे संकट का दौर जो शुरू हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें ये भी वजह बताई जा रही है कि जिस ग्रोथ का जिक्र हम कर रहे हैं, अगर कृषि ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया लगातार जैसा हो रहा है तो उससे उस ग्रोथ पर भी ओवरऑल बहुत असर पड़ने वाला है। हाँ नहीं, देखिए तो उसमें पॉलिटिकल विल क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, उसको एक्चुअली अब हो ये रहा है, अगर आप देखेंगे कि पहले कृषि का जितना इम्पोर्टेंस पूरे ग्रोथ में रहता था, कृषि का शेयर कमता चला गया है, उसके विकास के दर में कमी आई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ओवरऑल GDP ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि काफ़ी डिपेंडेंस सर्विस सेक्टर पे हो गया, हम ओपन इकोनॉमी हो गए, बाकी वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ गए। तो इन सब कारणों से जो है उदासीनता के पीछे ये सब भी कई कारण महत्वपूर्ण थे। आप किसी भी इसको देखिए कि 50 का दशक जो था, जैसे आप राइस स्वीट इन सब का देखेंगे रेट ग्रोथ का, और टोटल फूड ग्रेन्स का आप देखेंगे तो 50 के दशक में आपको 5.08 था। उसके बाद अगर आप 60 का दशक देखते हैं जिसमें काफी संकट आया, उस समय भी संकट के बावजूद जो टोटल था 3.25 था। उसके बाद जो एक बहुत बढ़िया दशक था जिसमें कि पॉलिसीज के दृष्टिकोण से काफी कुछ हुआ था, वो 80 का दशक था, जिसमें टोटल फूड ग्रेन्स का जो है फिर से 5% के आसपास आता है। उसके बाद वाले जो 2 दशक हैं, 90 का दशक और 2001 से 9-10 तक का दशक, उसमें जबरदस्त गिरावट आती है। टोटल फूड ग्रेन्स का अगर आप देखें तो 90 के दशक में 2.18 और 2001 से 10 तक
0.93। अगर आप यही चावल में देखें तो 0.68, गेहूं में देखें तो 0.77, तो उस तरीके से लगातार गिरावट आई। और इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण जो मैंने आपको बताया कि नीतियों में जो परिवर्तन हुए। लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर हम थोप सकते हैं? क्या वाकई सरकार एक अंग हो सकती है, लेकिन और कौन सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से इस संकट के दौर में हम खड़े हैं कृषि प्रधान देश होने के नाते भी? नहीं, मुझे तो लगता है काफी हद तक आपको नीति एक तो सरकारी नीतियां हो गई, उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपने इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, उसमें मसलन ये जो पूरी समस्या जो किसानों के आत्महत्या की समस्या आपकी शुरू होती है वो 97 से जबरदस्त ढंग से उभरती है। उसका तकरीबन आप देखेंगे कि 60% क्या 68% सिर्फ 4 राज्यों में है। ये जो 4 राज्य जिसमें कि इतना जबरदस्त ये एक नृत्य का तांडव आप देख रहे हैं, ये आत्महत्या का, तो ये जो पूरी एक समस्या है वो क्यों है? वो है ग्लोबल फ्लक्चुएशंस की वजह से प्राइसेस में। यानी आप ये कह रहे हैं जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने और उसका पूरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए कॉटन में है, कॉटन हो गया, कुछ खास इस किस्म की जो उत्पाद हुए, उसमें होता है क्या है कि ग्लोबल प्राइस अभी मान लीजिए 200 रुपया है, किसान ने जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लिया उसमें लगाया, पता चला कि उसकी कीमत घट के 50 रुपए हो गई है। आप करेंगे क्या फिर? डॉक्टर यशवीर सिंह, आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि किसानों का इसमें क्या सोचना है? अभी बात हो रही थी कॉटन की, जूट की, उसको लेकर आयोग भी सरकार ने बनाए, लेकिन लगता है बहुत कामगार नहीं साबित हुए। फिलहाल क्या मुख्य समस्याएं क्या हैं, पहले ये बताइए। खेती की और किसान की मुख्य समस्या, पहली तो उत्पादन की समस्या है। उत्पादन के लिए जितने इनपुट्स की आवश्यकता है, समय पर इनपुट किसान को नहीं मिलता। खाद है और पानी है, बिजली है, बीज है, समय पे ना मिलने से कम 10-15% तो हमारा उसी में ग्रोथ खत्म हो जाता है। किसान अगर पैदा भी करता है हिम्मत करके, जैसे उदाहरण देता हूँ, इसी साल सूखा सरकार ने घोषित किया, 15% एकरेज यानी बुआई धान की कम हुई, लेकिन फिर भी जबरदस्त धान की क्रॉप देश में पैदा हुई। सरकार खरीद नहीं पा रही। पिछले साल 5,000 रुपये टन तक बिका, इस बार 2,500 पर आ गया चावल की फसल। 5,000 जिस किसान ने पिछले साल पाया, इस साल 2,500 रुपये पा रहा है। उसके लिए कृषि खेती करना क्यों आवश्यक है, सवाल इस बात का। सारा इनपुट पिछले साल से महंगा हुआ, तो इनपुट के दाम और जो किसान को फसल बेचने के बाद मिलता है, अगर उसमें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, गांव में कुछ बचेगा नहीं, तो किसान क्यों खेती करेगा? जो हुक्मदेव जी ने सवाल उठाया कि लगातार किसान की संख्या घट रही है, जो मार्जिनल फार्मर है, छोटा किसान है, वो लाचार है जमीन बेचने के लिए, क्योंकि वो इनपुट नहीं जुटा सकता, उसके पास कैपिटल बचती नहीं। लेकिन उसके खिलाफ अगर हम देखें तो जो बड़े किसान हैं उनको बड़े बड़े फायदे भी हुए हैं। हमने ये भी देखा है कि हुए हैं, लेकिन वो जमीनें बेच कर लोग करोड़पति भी हुए। वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं। वो भी जिस तरह से कंसंट्रेट करना चाहिए खेती पर नहीं कर रहे। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसान का बेटा फिलहाल किसान नहीं बनना चाहता। जो पंजाब का सर्वे है, 60% किसान खेती छोड़ना चाहता है। मैंने भी पढ़ा इस सर्वे। और पंजाब में जबकि पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट है, पर एकड़ भी पर फार्मर नहीं, और खास उन 4 राज्यों में से एक है जहाँ खेती की सबसे ज्यादा वो भी छोड़ना चाहता है। राष्ट्रीय औसत जो 44% है, वही हालत छोड़ना चाहते हैं। तो किसान के सामने 3 सवाल है। वो फसल पैदा करता है तो भी मरता है, फसल पैदा नहीं करता तो भी मरता है, इनपुट नहीं जुटा पाता कर्जा लेकर के तो वो कर्जा वापस नहीं दे पाता, पैदा करता है तो उसको फसल के दाम नहीं मिलते। ये सारे लिंकेजेस किसान के जो चारों तरफ समस्याएं हैं, उद्योग में जिस तरह से सब्सिडी दी गई है वो एक उदाहरण है। क्यों खेती का शेयर 14% 13% पर क्यों आ गया? उद्योग का क्यों बढ़ रहा है? कि जितना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में हुआ, चाहे वो लोन के रूप में हो, सब्सिडी के रूप में हो, बजट के रूप में, तीनों तरह से बिल्कुल इतना अगर खेती पर किया जाता तो शायद इस देश की तकदीर बदल जाती, किसान की शक्ल बदल जाती। जो है वो काफी कम रहा है और विल पावर है ही नहीं। प्रवीण झा कह रहे हैं विल पावर भी बहुत कमजोर नजर आई है हमेशा। लेकिन अरविंद कुमार सिंह, ये बताइए फिलहाल अरविंद जी कि जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ज्यादातर जो वजहें आ रही हैं वो आर्थिक सुधार के बाद के दिनों में
जो है वो जिस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो संकट पैदा हुआ है उसको लेकर आ रही है, लेकिन क्या वाकई 100% तो ये वजह नहीं है? इसके अलावा भी ऐसा क्या बदला है जिसने देश में जो है कृषि को इस स्तर तक लाके खड़ा किया है? बहस बहुत अच्छी हुई पार्लियामेंट में, लेकिन सवाल बहुत खड़े हुए, लेकिन हमें जवाब तो नहीं मिले, लेकिन कोई सोल्यूशन हमें नजर नहीं आया। नहीं, देखिए अरफा जी, जो आज राज्यसभा में जो बहस हो रही है और या उसके पहले भी एक राज्यसभा की बहस हुई कृषि संकट पर, उसमें बहुत सारे पक्ष आए हैं और जो मोटे तौर पर जो कह सकते हैं कि एक खेती की लागत बढ़ रही है और खेती से होने वाली आय घट रही है, बहुत मोटी सी चीज़ है। यानी जो कृषि मूल्य नीति है उसके बारे में एक बार नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हुकुमदेव नारायण जी बैठे हैं, पिछले बार भी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे और कृषि मूल्य पर स्टैंडिंग कमेटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई थी जिसमें कई पक्षों की जांच पड़ताल की गई थी और ये पाया गया था कि चाहे वो कपास हो, गन्ना हो या देश भर में जितने तरह की फसलें हो रही हैं जो एमएसपी के दायरे में हैं, एक तो दायरे में ही बहुत कम है, 24 फसलें हैं कुल, और फसलें पैदा हो रही 400 से ज़्यादा। तो अभी भी अब आलू एमएसपी के दायरे में नहीं है, प्याज एमएसपी के दायरे में नहीं, दोनों बहुत ही ज़रूरी हैं। अब आप देखिए कि आलू का किसान की हालत ये होती है कि फर्रुखाबाद जैसे जगह पर बोरा ले आइए और आलू भर ले जाइए, यहाँ तक की नौबत आ जाती है, यानी मुफ्त में आप आलू ले जा सकते हैं। तो जो किसानों के साथ एक बड़ा जो चिंताजनक पक्ष उभर के आया और एमएसपी को लेकर जो CACP है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसकी जो पिछले साल की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पिछले 2-3 सालों से सिर्फ श्रमिकों की लागत में 20% बढ़ोतरी हो रही है। डीजल के दाम बढ़े हैं, बाकी सभी चीज़ों के दाम बढ़े हैं। अगर इस बीच में थोड़ा माइनर घट बढ़ भी जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खेती के लिए मिलने वाली बिजली हो या जो और आधार डॉक्टर साहब बता रहे थे जो चीज़ें, बिजली के साथ भी है कि जो बिजली पर आधारित मशीनें आ गई हैं लेकिन बिजली की रिलायबिलिटी नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है जो है। तो और दूसरी चीज़ है कि मंडी व्यवस्था आज भी बहुत कमज़ोर है। देश के कई प्रांत ऐसे हैं जहां किसान को 20-20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। सिर्फ मंडियों की व्यवस्था अच्छी कहाँ है? पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और एक नया राज्य जो डेवलप हुआ ढंग से छत्तीसगढ़ में है जहां। लेकिन अरविंद जी, चूंकि आपने जिक्र किया इस बात को लेकर कि मजदूरों की जो उनकी मेहनत का दाम है वो बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है, लेकिन क्या आपने चूंकि नरेगा से लेकर और तमाम कृषि से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे भी कवर किए हैं, फूड सिक्योरिटी पे भी आपने काम किया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई नरेगा को ही इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है कि या फिर और भी वजह हैं? जो मजदूरी बढ़ी है तो एक तरफ तो फायदा भी हुआ ना एक तबके को। नहीं, बिल्कुल। जो खास तौर पर जो अभी हुकुमदेव जी कह रहे थे, जो कृषि मजदूर बढ़े हैं, निश्चित तौर पर जो कृषि मजदूर हैं जो नरेगा से जुड़े हुए हैं उनमें, क्योंकि एक बड़ी भारी योजना है, 40-40 हज़ार करोड़ का बजट वाली योजना है, तो कृषि श्रमिकों को उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर हुआ, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी दिख रहा है। खासतौर पर जो पीक सीजन है उस समय खेती में मजदूर नहीं मिलते, और ये कोई ऐसी छिपी दबी बात नहीं, पार्लियामेंट में भी लगातार इस पर चर्चाएं हुई हैं कि जब भी पीक टाइम है उस समय आप मनरेगा को डिस्कनेक्ट कर दीजिए या खेती के कामों से जोड़ दीजिए। इसके तमाम ज्ञापन मिले हैं। और अभी जो विदर्भ के कृषि संकट में वो कवर करने गया तो जो छत्तीसगढ़िया मजदूर आते थे वो नहीं आ रहे हैं। अभी पंजाब में जो CPA की मीटिंग हुई उसमें एक सवाल ये भी उठा कि जो बिहार और बाकी इलाकों के जो मजदूर आते थे पंजाब में, उन्होंने आना बंद कर दिया है और उनकी जगह मशीनें ले रही हैं, और मशीनें काफ़ी लागत वाली हैं। अगर कहीं बिगड़ भी जाती है तो आप समझिए कि उसको बनाने वाले लोग नहीं, एक से एक महंगी मशीनें आ रही हैं खेती के क्षेत्र में, और किसान उसको बियर करने की स्थिति में नहीं। यानी जो कुल मिला के बात आती है अरफा जी कि लागत लगातार बढ़ रही है और उसके तुलना में जो किसान को फायदा होना चाहिए वो कम है। और डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, अभी गन्ने की बात ले लीजिए ना, आप गन्ना में कोई भी किसान जो है 125 रुपए 150 रुपए क्विंटल तक में वो बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसको गेहूं बुआई करनी है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात जो अरविंद जी है जो पूछने वाली है वो ये है कि भंडारण को लेकर जो स्टोरेज है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे जूझ रहा है भारत। क्या वाकई टेक्नोलॉजी की कमी है, या जिस तरह से कई बार कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपसे अनाज नहीं रखा जाता तो आप गरीबों में बांट दीजिए। पिछले दिनों हम ये भी सुन रहे थे कि भारत में जो है वो विदेशी टेक्निक आने वाली है, टेक्नोलॉजी आने वाली है कि किस तरह से स्टोरेज को बेहतर मैनेज किया जाए। ये भी सुनने में आ रहा था कि अमेरिका से जो है वो कंपनियां आके इन्वेस्ट करेंगी स्टोरेज में, जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से देखा गया। किस तरह से देखेंगे हम स्टोरेज की समस्या को? देखिए, जब खुदरा क्षेत्र में FDI की बात हुई अरफा जी, उस समय बहुत ज़्यादा लंबे सरकारी पक्ष से ये बातें की गई थी कि पूरा जो है ये जो कृषि क्षेत्र है उसमें भी खास तौर पर जो जल्दी खराब होने वाली फसलें हैं उनके बारे में एक बहुत मजबूत नेटवर्किंग जो है वो की जाएगी। अभी जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि जो खासतौर पर जो खाद्य फसलें हैं वो 50-55 हज़ार करोड़ की ये कटाई के बाद बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सिस्टम नहीं है।
फलों और सब्जियों में 30-35% तक जो है वो वेस्टेज हो रही है। यानी अगर इनको हम बचा लें तो इसका मतलब है कि हम कितना ज़्यादा जो है बड़ी मात्रा में। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि खास तौर पर उदारीकरण के बाद, जब से ये संकट शुरू हुआ है, उदारीकरण के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिकाएं लगातार घटती जा रही हैं। आज बीज का जो कारोबार है अरफा जी, वो 75% जो है वो निजी क्षेत्र को आ गया है, जिसमें मोनसेंटो से लेके बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और मनमाना करती हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। स्टोरेज पर निश्चित तौर पर ध्यान नहीं दिया गया और उस पर बहुत ही बारीकी से सरकार ने कुछ बातें तो की हैं, लेकिन जमीन पर कब तक आता है और कब तक जो है ये 50-55 हजार करोड़ की जो बर्बादी हो रही रुकेगी, इस पर स्टैंडिंग कमेटी ने भी बहुत बार ध्यान दिया। तो जरूरत है कि हुकुमदेव जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। हुकुमदेव जी, ये बताइए फिलहाल की जो बातें अभी कह रहे हैं अरविंद कुमार सिंह, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, दूसरे बहुत सारे लोगों की जो है वो भवें चढ़ गई थी ये सुनकर कि वाकई विदेशी टेक्नोलॉजी तो आएगी लेकिन विदेशी हाथ जो हैं वो भी आएंगे, और किस तरह से ये अंदर खाने जो दाम है खाने की चीज़ों के उसको भी बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो जिसे कहते हैं पहले से जो खरीद की जाती है, एडवांस जो खरीद की जाती है, उस सब की समस्या बढ़ सकती है। तो स्टोरेज को लेकर ठीक है, मैनेजमेंट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी तो खरीदें, लेकिन क्या कंपनियों को भी हम हिस्सेदार बनाएंगे? देखिए, यह एक बहुत गंभीर आर्थिक चिंतन का विषय है। पहली ये है कि जो देश के अंदर में लोगों की आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्राकृतिक बनावट है, देश का जो स्थिति है उसी के अनुसार सब कुछ बनना चाहिए। दुर्भाग्य रहा देश का कि इसको योजना बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया। पूंजी जरूर चाहिए, क्योंकि बिना पूंजी का होगा नहीं। पूंजी चाहे देश में निर्मित हो या विदेश में निर्मित हो, हम चाहते तो हिंदुस्तान के अंदर भी अपने से भी अपनी देश के अंदर से पूंजी का निर्माण कर सकते थे, लेकिन हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। तो दूसरी बात यह है कि हम भंडारण पे स्पेसिफिक जवाब दीजिए, 3-4 मिनट मेरे पास हम योजना बनाते हैं। हाँ। अटल जी के समय में एक योजना हम लोग ने चलाई, जिस समय में कृषि राज्य मंत्री था, कि ग्रामीण गल्ला भंडार, ग्रामीण गोदाम बनाने के पीछे यही लक्ष्य था कि काफ़ी मात्रा में गोदाम बने। बिहार में और पश्चिम बंगाल में या जहाँ कहीं भी जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज किसान जो है, लघु सीमांत किसान, वो अपना माल लेके जाएंगे मंडी में बेचने या एफसीआई के गोदाम तक, तो जितने उनको अनाज है उससे ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। वो बेचते हैं 2 क्विंटल, 5 क्विंटल, 10 क्विंटल। तो यानी समस्या को एड्रेस कर रही है सरकार, ये आपसे समझते हैं। प्रवीण झा, जो पीडीएस को लेकर जो बहुत बड़ी समस्या है कि जो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, हमने देखा है कि पीडीएस कुछ राज्यों में बड़ी कामयाब तौर पर उभरा है और उसी मॉडल को दूसरे राज्यों में जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा भी है कि एक ही पार्टी की उन तमाम राज्यों में सरकार है, उसके बावजूद भी मॉडल जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो रहा है। पीडीएस की जो समस्या है रीस्ट्रक्चरिंग की, उसको लेकर कितना कृषि पे असर है? पीडीएस, देखिए दो चीजें हैं। एक तो जो प्रोक्योरमेंट वाला सवाल है, जो फाइनली आपके इस पर आता है, तो वो एक समस्या, तो एक बड़ी गंभीर समस्या है। जैसा बता रहे थे कि वो औने पौने भाव में बेचना पड़ता है उसको अनाज अपना। तो जब तक आपका प्रोक्योरमेंट जो है वो बहुत मजबूत नहीं होगा, तो आपका पीडीएस भी बहुत मजबूत नहीं हो सकता है। उसके अलावा ये भंडारण की समस्या जो आपने की, जब तक वो बहुत मजबूत नहीं होगा, और उसको लेके ये जो कोई प्रतिबंध नहीं है, अगर कोई आके भंडारण का काम करना चाहे तो 30 वर्ष से ये सुविधा है कि कोई विदेशी कंपनी आ सकती है, लेकिन आज तक तो कभी कोई आया नहीं, ना कभी कोई आएगा, क्योंकि उसमें जिस तरीके के रिटर्न्स मिलते हैं और जेस्टेशन जो पूरा उसका है, तो वहां पे जो अरविंद जी ने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक वो सब नहीं करेंगे तो मिला जुला कि पीडीएस का जो फिर उसके जो बैकवर्ड जो जितने सारे लिंकेजेस हैं और कारण है उसको मजबूत करना, उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। तो अब जब तक वो सब करेंगे नहीं, मूल बात देखिए ये है कि अब कृषि के लिए जो पूरा निवेश है, अगर हम पूरे देश में देखें कि जो टोटल निवेश है उसका अगर 1980-81 में आप देखेंगे तो तकरीबन 20% के आसपास उसका कृषि का हिस्सा था। वो घट के 2011 में आपका 6% के आसपास है। तो ये साफ तौर पे तस्वीर बता रहा है। यशवी जी, आखिरी 3 बातें जो आप चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो ध्यान दे उस पर और उस पर अमल भी करे। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा है कि किसान को कृषि लागत से 30% ज़्यादा प्राइस देंगे, लेकिन 6 महीने में जो भी फसलों के दाम तय हुए उसमें 30% तो अलग, मैं कहता हूँ 10% भी रेट नहीं बढ़े। चाहे गन्ने का भाव तय हुआ, चाहे चावल का भाव हुआ, चाहे गेहूँ का भाव हुआ। तो एक तो मैं सरकार से उपेक्षा करता हूँ कि कम से कम अपने जो उन्होंने कमिटमेंट किया है घोषणा पत्र में,
प्राइस के मामले में उसमें मजबूती से किसान के साथ खड़े हों। दूसरी सबसे बड़ी बात है किसान के साथ, कोई माने या ना माने, जो किसान की एक समाज में इज्जत होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए किसान और किसान का बेटा हताश है। आज जिस तरह से जो सहूलियत उद्योगपतियों को, उद्योगपति एक ही शब्द है, उद्योगपति, किसान का नाम ही चर्चा ही बंद होगी। मैं हुक्मदेव जी से निवेदन करूंगा, वो जिंदगी के अंतिम छोर पर है, किसान के बेटे हैं, एक शब्द सुबह से शाम तक पार्लियामेंट में किसान 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 अगर 3 बार कहेंगे तो मैं समझता हूँ बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, किसान का नाम ऊंचा होगा। और हमारे आपने कहा कि साथी किसान को सामाजिक हैसियत, आज कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा किसान भी अपनी बेटी की शादी किसान से नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने किसान की सामाजिक हैसियत को समाप्त कर दिया। नहीं, आर्थिक हैसियत उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण है ना, मैंने कहा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, मैं उसको कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ रहा हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन किसान के गांव में नहीं होगा, किसान को नहीं होगा, तो कोई खेती, कोई किसान बचने वाला नहीं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यशवीर जी। और जितना रोमांटिसिज्म है किसान को लेकर, खेती को लेकर, लेकिन उस पर जो कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, और दूसरी भी जो बड़ी वजह है उसकी वजह से आज एक कृषि प्रधान देश में दुनिया भर में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खेती पर निर्भर रहने वाले लोग भारत में हैं। उस सबके बावजूद यहाँ पर भूखे मरने को भी मजबूर हैं, खुदकुशी करने को भी मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात जो बहुत ही जज्बाती तरीके से रखी डॉक्टर यशवीर सिंह ने, की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, वो उस पर भी कहीं ना कहीं दाव पर लग गई है। तो उम्मीद है कि सरकार में जो अंग हैं वो इन बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।